this is Tanisha Shekhawat and welcome back to your own channel Neat Marvels. तो गाइज आज हम आ गए हैं हमारे लेक्चर 3 के साथ ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कर रहे थे हम हमारी एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज़ के अंडर। तो गाइज हम आज प्रोटिस्टा किंगडम को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और हमने जब एक ब्रीफ पढ़ा था ऑफ आर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन तो हमने देखा था कि प्रोटिस्ट जो हमारा किंगडम है उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को। तो हम वो पूरा आज पढ़ेंगे, उसके अंदर कौन से सब कैटेगरीज हम वो लेते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो उसी के साथ हम हमारा सेशन आज का शुरू कर लेते हैं। तो गाइज सबसे पहले थोड़ा सा ये हमारा बायोडाटा। ओके, कमिंग अप टू आर किंगडम प्रोटिस्टा। तो गाइज जब हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वी विल इंक्लूड सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स इन दिस किंगडम ओनली। तो जब हम पढ़ रहे थे हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम्स इन दैट वी यूज इन क्लासिफिकेशन, तो हमने देखा कि काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी, किसी भी स्पेसिफिक किंगडम के अंडर आ नहीं पा रहे थे। उनका काफ़ी सारे दूसरे किंगडम, जैसे 2 किंगडम से सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसा काफ़ी ज़्यादा हो रहा था हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो उनमें से काफ़ी सारे जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स थे वो हमने उठाकर हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिए। तो अब हम देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी हमारे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में क्या कहती है। ओके, तो कमिंग अप लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो गाइस सबसे पहले हमने जैसे कि डिस्कस किया कि इसमें सारे के सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को डाला गया, ये बिल्कुल क्लियर है। तो इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे ही हम बोलते हैं कि दीज आर यूकैरियोट्स तो काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं। अभी तक हमने जैसे मोनेरा पढ़ा, बट मोनेरा में हमने पढ़ा कि हमने सारे के सारे प्रोकैरियोट्स डिस्कस किए थे, तो सेल का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। बट हमें पता है यूकैरियोट्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगी। तो जैसे ही यूकैरियोटिक वर्ड आता है बच्चों, तो आपके दिमाग में ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर यूकैरियोट के कैरेक्टरिस्टिक में कभी भी यूकैरियोट्स वाले सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं हमारे प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक में, तो हम उनको तो पक्का से टिक करके आएंगे। जैसे कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे कि हमने बोला, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो इतना आपको क्लियर हो गया। हमें अच्छे से याद रखना है कि इसमें सारे यूकैरियोट्स होंगे। कौन से? सिंगल सेल्ड ओनली। ओके, सो कमिंग अप, सो दे वर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, बट एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। तो इस बात से क्या मीनिंग बनता है बच्चों कि जैसे कि हम देखते हैं, लेट्स से कि हमारा ये है एक किंगडम और इसमें आ रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही तरीके के हैं, और हमारे पास है दूसरा किंगडम जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दूसरे तरीके के। हम पेन अगर चेंज कर लेंगे तो बच्चों आपको थोड़ा सा ना ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा दूसरा किंगडम हो गया जिसके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े से डिफरेंट या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इससे। इन दोनों किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में ये हो गया हमारा किंगडम ए, ये हो गया हमारा किंगडम बी। इन दोनों के जो भी ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनमें कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है बच्चों। बट जो हमारा प्रोटिस्टा किंगडम है इसके साथ ऐसा नहीं होता। इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो क्लियर नहीं है। दैट मीन्स 2 सेपरेट ऐसे हम नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर हमको ऐसा कुछ लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर इस वाले एरिया में आएंगे उसका मतलब होगा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इससे भी सिमिलर हैं और इससे भी सिमिलर हैं। तो हम देखेंगे कि काफ़ी सारे जो हमारे प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रहे हैं विद आर किंगडम प्लांटे के ऑर्गेनिजम्स, विद आर किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स एंड आर किंगडम फंजाई के मेंबर्स। तो आपको इतना क्लियर हो गया बच्चों। ओके, सो कमिंग अप टू आर एनसीईआरटी। तो हम देखते हैं कि आगे ये क्या बोलते हैं। तो आगे बोल रहे हैं कि व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन से हमारी एनसीईआरटी का मीनिंग क्या है, किस स्पेसिफिक प्रोटिस्टा की बात की जा रही है जो कि फोटोसिंथेटिक है उसकी हम बात कर लेंगे। बट उन्होंने बोला है कि एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन किसी एक बायोलॉजिस्ट के लिए अंडर प्रोटिस्टा आ सकता है, वो दूसरे बायोलॉजिस्ट दैट इज दूसरे साइंटिस्ट के लिए वो प्लांटे के अंदर भी आ सकता है। तो हम उसको कुछ जैसे कि साइंटिस्ट उसको अंडर एल्गे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी बात हो रही है बच्चों हमारे क्लेमाइडोमोनास के बारे में। जैसे क्लेमाइडोमोनास हमारे एक ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिनमें
क्या हो रहा है, हमने इस वाले चैप्टर में जो किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर है, उसमें हमने इनको कंसिडर कर लिया है प्रोटिस्टा के अंडर। बट जब हम प्लांटे पढ़ते हैं बच्चों, तो हम क्लेमाइडोमोनास को कंसिडर करते हैं अंडर एल्गे, जो कि प्लांटे का पार्ट है। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि कुछ साइंटिस्ट उसके कैरेक्टरिस्टिक देखकर उसको अंडर किंगडम प्रोटिस्टा कंसिडर कर सकते हैं। कौन सा प्रोटिस्टा? एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करता है। तो ये फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करता है तो इसके पास पक्का से वो पिगमेंट्स भी होंगे, फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट्स जो कि हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। उसके अंदर सेल वॉल भी होगा। तो ये ऑर्गेनिज्म के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए सिमिलर टू प्लांटे। बट इसमें कुछ, जैसे कि ये सिंगल सेल्ड है, ये एक सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है, तो वो सिमिलर हो गए टू प्रोटिस्टा। तो डिफरेंट बायोलॉजिस्ट के लिए डिफरेंट मीनिंग हो सकता है फॉर क्लेमाइडोमोनास। तो इतना हमको समझ में आ गया बच्चों, इस वाली लाइन का यही मीनिंग था। ओके कमिंग अप, तो हम जब पढ़ते हैं किसी चीज़ के बारे में तो हमको क्लियर होना चाहिए ना बच्चों कि हमें पढ़ना क्या है आखिरकार। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने हमारी बाउंड्रीज, हमारी एनसीईआरटी ने हमारे लिए डिसाइड कर दी हैं। इवन दो प्रोटिस्टा जो किंगडम है इन जनरल इन साइंस, उसकी बाउंड्रीज इतनी क्लियर नहीं है। तो हमारी एनसीईआरटी ने क्या हमारे लिए बाउंड्री सेट कर दी है कि हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ क्राइजोफाइट्स के बारे में, डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में, उसके अलावा यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में एंड प्रोटोजोन्स के बारे में हमारे इस प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। समझ में आ गया बच्चों? तो आज हम इन 5 कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे हमारे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो हम आगे बढ़ जाते हैं हमारे सेशन में। तो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं प्रोटिस्टा के, दे आर मेनली एक्वेटिक। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि हम इन 5 के बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि वो मेनली एक्वेटिक हैं, दैट इज़ ईदर वो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, ईदर वो मरीन दैट इज़ सी वाटर में पाए जाएंगे, या फिर एट मैक्स दे वुड बी फाउंड इन मॉइस्ट सोइल। तो थोड़ा सा वाटर कंटेंट की उनको सर्वाइवल के लिए ज़रूरत होती है। ये बच्चों आप अच्छे से याद रख लेना। ओके कमिंग अप, तो हम हमारी फर्स्ट कैटेगरी जो कि है क्राइजोफाइट्स। ओके, क्राइजोफाइट्स से पहले हमारे थोड़ा सा और डिस्कस करना है अबाउट स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन। तो स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन जो मेनली पाया जाएगा हमारे प्रोटिस्टा के सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर वो हम देख लेते हैं कि क्या कहता है। तो किंगडम का हमने जैसे कि डिस्कस किया कि उसकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है, तो वो क्या कर रहा है हमारे लिए, वो लिंक्स फॉर्म कर रहा है। लिंक्स फॉर्म कर रहा है का मीनिंग क्या है बच्चों? तो जैसे कि हम देखते हैं कि उसके अंदर 5 कैटेगरीज देखे, तो हमने ये भी डिस्कस किया कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे सिमिलर टू प्लांटे किंगडम, कुछ होंगे टू सिमिलर टू एनिमलिया किंगडम एंड कुछ होंगे सिमिलर टू फंजाई किंगडम। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो प्रोटिस्टा के वो वाले कैटेगरीज फॉर्म कर रहे हैं लिंक्स विद प्लांटे, एनिमलिया एंड फंजाई? बिल्कुल बोला जा सकता है। हाँ जी बच्चों, तो हम डिस्कस कर लेते हैं अब एनसीईआरटी क्या कहती है। तो हम जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के साथ लिंक्स बना सकते हैं हमारे प्रोटिस्टा किंगडम के विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो हम देखते हैं कि हमने जैसे डिस्कस किया था कि वो यूकैरियोट्स हैं, तो उनके पास एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स तो प्रेजेंट होगा ही होगा, इट इज मैंडेटरी। तो कौन से दैट एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, उसके अलावा उनके पास होंगी कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो कि डिफर कर सकती हैं फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, बट होंगी ज़रूर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो हम देखते हैं कि कुछ में फ्लैजिला भी हो सकता है। फ्लैजिला बच्चों किसके लिए होता है? लोकोमोशन के लिए होता है। और दूसरा चीज़ लोकोमोशन के लिए क्या होता है बच्चों? सीलिया भी होते हैं ना, तो इनमें फ्लैजिला भी पाया जा सकता है और साथ साथ सीलिया भी पाया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी सारे प्रोटिस्ट लोकोमोशन परफॉर्म कर पाएंगे, दैट इज मूव कर पाएंगे ना एक जगह से दूसरी जगह, बिल्कुल कर पाएंगे। ओके, तो हम अगर रिप्रोडक्शन का देखें तो हमारी एनसीईआरटी बोल रही है कि उनमें दोनों रिप्रोडक्शन फाइंड करे जाते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो हम आगे देखेंगे कि स्पोर्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है, उसके अलावा जैसे कि हमें बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक सी लाइन लिखी है कि कौन से टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो उन्होंने बोला है कि सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन। तो हमें पता है बच्चों, जब हम हायर ऑर्गेनिजम्स दैट इज ह्यूमंस और अदर हायर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन डिस्कस करते हैं,
तो गमीट्स का फ्यूजन होता है, हमें पता है कि गमीट्स होंगे ऐसे कुछ और उनका होगा फ्यूजन और उस फ्यूजन से एक सिंगल सेल बन जाएगा जो कि होगा जाइगोट। तो क्या जब हम बोलते हैं कि गमीट फ्यूजन होगा तो क्या वो गमीट्स भी सेल्स हैं बच्चों? तो ये गमीट्स भी सेल्स हुई। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इतने ज़्यादा इवोल्व नहीं हैं कि उनमें गमीट फॉर्मेशन हो रहा है, उनमें सीधा सेल फ्यूजन होता होगा, क्योंकि एवोल्यूशन में बाद में आया है ना, तो गमीट फॉर्मेशन और ये जो सारे एडवांस्ड फीचर्स हैं ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमारे जो प्रोटिस्टा किंगडम है बच्चों, उसमें सेल फ्यूजन डिस्कस किया गया है। सेल फ्यूजन का मीनिंग वही हुआ कि एक सेल आया, उसके पास कुछ सर्टेन जीनोम था, उसके बाद आया दूसरा सेल, उसके पास था कुछ सर्टेन जीनोम, और दोनों ने फ्यूज़ करके हमारे पास क्या दे दिया है, दोनों ने फ्यूज़ करके हमें दे दिया है कुछ वेरिएशंस के साथ हमारा एक जाइगोट। तो यहाँ पर सेल फ्यूजन भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर हो रहा है सेल फ्यूजन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सेल फ्यूजन भी परफॉर्म होता है हमारे प्रोटिस्टा किंगडम में, और सेल फ्यूजन के साथ साथ बच्चों जाइगोट फॉर्मेशन भी परफॉर्म होता है। तो हमारा जाइगोट फॉर्मेशन भी होता है इन आर प्रोटिस्टा किंगडम। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक्स देख लिया है ऑफ आर रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा किंगडम। ओके बच्चों, अब मूविंग ऑन फाइनली टू क्राइजोफाइट्स। तो हमने देखा कि हमने 5 लिए थे। ओके, तो हमने देखा कि लिंक्स कैसे बन रहे हैं, तो लिंक डिस्कस कर लें पहले क्राइजोफाइट पे मूव ऑन करने से पहले। तो हमारे पास हमारे 5 के 5 दिए गए हैं। तो क्या लिंक बन रहे हैं बच्चों, क्या लिंक बन रहे हैं कि जब हम क्राइजोफाइट डिस्कस करेंगे, डायनोफ्लैजेलेट्स डिस्कस करेंगे और यूग्लिनोइड्स डिस्कस करेंगे। मतलब कितना, मतलब बच्चों इतने, हमारे पहले 3 को हम जब डिस्कस करेंगे, ये वाले 3 क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स, तो जो हमारे ये हैं ये करेंगे लिंक टू प्लांटे। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो होंगे सिमिलर टू ऑर्गेनिजम्स दैट इज प्लांट्स फाउंड इनटू आर प्लांटी किंगडम। इनमें क्या क्या बेसिक्स फिर होंगे बच्चों, इनमें सेल वॉल हो सकता है, इनमें पिगमेंट हो सकता है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन 3 में दैट इज क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट और यूग्लिनोइड में हमको मिल सकता है। इतना क्लियर हो गया बच्चों? ओके, कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन। उसके अलावा किससे लिंक बोला था हमने बच्चों? क्या हमने बोला था कि फंजाई जो किंगडम है उसके साथ भी लिंक बन सकते हैं प्रोटिस्टा के, दैट इज उसके साथ भी कुछ ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो हमारे जो स्लाइम मोल्ड पढ़ेंगे हम, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगे टू फंजाई किंगडम के ऑर्गेनिजम्स। दैट इज फंजाई का सबसे बड़ा क्या होता है कि इट कैन बी सेप्रोफिटिक, इट वुड परफॉर्म अ सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारे जो स्लाइम मोल्ड है इसके बारे में एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें पता लग गया है कि इसमें सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म होगा। कमिंग अप टू द थर्ड वन, तो बच्चों उसके अलावा हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हमारे पास हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनिमेलिया किंगडम के साथ भी लिंक फॉर्मेशन हो सकता है, दैट इज उसके साथ भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हो सकते हैं। तो वो होगा हमारे प्रोटोजोन्स के साथ, क्योंकि प्रोटोजोन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि दे परफॉर्म हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसे हमने पढ़ा कि पहले 3 में ऑटोट्रॉफिक है, इनमें है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने एक बेसिक लिंक फॉर्मेशन देख लिया है। अब एक एक करके हम क्राइजोफाइट से स्टार्ट करके इनको देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्राइजोफाइट्स के बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है हम वो देखते हैं। तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है बच्चों? क्राइजोफाइट्स जो कि हैं वो इंक्लूड करेंगे डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गे। गोल्डन एल्गे को हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। तो ये जो डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गे दैट इज डेस्मिड्स, इनका हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। उन एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि क्राइजोफाइट क्या होते हैं। ओके, तो ये जो डाई एटम्स हैं और बेसिकली क्राइजोफाइट्स हैं, ये कहाँ मिलेंगे? ये हमको फ्रेश वाटर में मिलेंगे बच्चों। तो फ्रेश वाटर अच्छे से हाईलाइट कर लो कि ये क्राइजोफाइट्स हमको फ्रेश वाटर में मिलेंगे। उसके अलावा ये हमको मेरीन एनवायरनमेंट में भी मिल सकते हैं। तो ये तो दोनों हो गए। हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं बच्चों। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगे कि द हैबिटेट, तो जहाँ पे आप रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट। तो इनका क्या हो गया? फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर हैबिटेट हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम इसका हैबिटेट लिख सकते हैं, वो होगा फ्रेश वाटर प्लस मरीन वाटर बोथ।
हम ये अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आगे कुछ है जो सिर्फ फ्रेश है, आगे कुछ है जो मरीन है सिर्फ। ओके ओके, कमिंग अप टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इनके अंदर, तो अगले और क्या क्या होते हैं कि वो माइक्रोस्कोपिक हैं एंड दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे बच्चों। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं अच्छे से कि इसका पैसिवली फ्लोटिंग इन वाटर करंट्स का मीनिंग क्या होता है। तो जब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, थोड़ा सा वाटर करंट बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पानी है और ये पानी क्या कर रहा है, ये पानी बह रहा है बच्चों, ठीक है, ऐसे ऐसे बह रहा है। तो इसमें क्या पड़ा है, इसमें पड़ा है क्राइजोफाइट। एक डायटम लगा लो, एक डायटम पड़ा है यहाँ पर। तो कैन आई से कि जहाँ पर भी ये पानी जाएगा वहाँ वहाँ ये डायटम भी जाएगा पानी के साथ। हाँ जी, जाएगा ना। इसकी खुद की मर्जी चलेगी क्या कि कहाँ जाना है इसको? नहीं चलेगी। अगर मेरा पानी बच्चों इस तरफ जा रहा है तो मेरे डाई एटम को भी इसी तरफ जाना पड़ेगा। हाँ जी, जाना पड़ेगा। तो जैसे हम एक पानी का खाली बोतल प्लास्टिक का अगर पानी में फेंक दें तो वो बहता जाएगा पानी के साथ, वैसे ही ये जो क्राइजोफाइट्स हैं ये पानी के साथ बहते जाते हैं। और इस टाइप की मूवमेंट को, जो कि पानी के साथ बहने वाली मूवमेंट को बोलते हैं हम प्लैंकटन मूवमेंट। तो यहाँ पर हमने एक नई चीज़ देख ली है कि प्लैंकटन क्या होंगे, जो कि पानी के फ्लो के साथ बहते जाएंगे। तो यहाँ पर नहीं दिया है, बट हमारे पास ना बेसिकली दो टाइप के प्लैंकटन होते हैं बच्चों। कौन से प्लैंकटन? एक तो फोटोसिंथेसिस करने वाले होंगे, दैट इज जो थोड़े से प्लांटे वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। प्लांटे नहीं होंगे बट थोड़े से जैसे ग्रीन पिगमेंट होगा उनके अंदर, फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। दूसरे होंगे जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएंगे, तो वो थोड़ा सा एनिमल्स से सिमिलर होंगे, बट एक्चुअली एनिमल्स नहीं होंगे, सिमिलर होंगे। तो हम उनको क्या क्या बोल सकते हैं बच्चों? क्या हम उनको फाइटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन बोल सकते हैं। तो हमें समझ आ जाएगा ना कि फाइटो का मीनिंग हो गया प्लांट, जू का हो गया एनिमल। तो जो फाइटोप्लैंक्टन है वो परफॉर्म कर रहा है फोटोसिंथेसिस, जू प्लैंक्टन है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। ये सब है क्या बच्चों? ये सब है माइक्रोस्कोपिक इधर उधर तैरने वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि हैं एक्वेटिक। ओके, ये सब वाटर बॉडीज में हमको मिलते हैं। तो हम लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, जो नहीं कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस वो होंगे जू प्लैंकटन। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं ये और पानी के साथ इधर उधर तैरते रहते हैं, ठीक है। तो जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन का आपको एक बेसिक मीनिंग पता चल गया होगा बच्चों कि ये क्या कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग प्लैंकटन मूवमेंट, दैट इज पानी के साथ इधर उधर बह पा रहे हैं। ये क्लियर हो गया बच्चों हमको इतना? हाँ जी, हो गया। तो कमिंग अप, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो हमारे ये हैं काफ़ी सारे अमाउंट में फोटोसिंथेटिक हैं। तो फोटोसिंथेटिक है तो इनमें एक पिगमेंट होगा बच्चों जो फोटोसिंथेसिस करवा पाएगा। हाँ जी, होगा ना। हाँ जी, तो इनमें एक पिगमेंट भी होता है, तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे। उसके अलावा हम एक स्पेशल चीज़ पढ़ लेते हैं अबाउट डायटम्स कि जो डायटम्स के हैं उनके जो सेल वॉल हैं, एक तो वो बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, दैट इज़ थिन होते हैं, और एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिट हो रहे होते हैं। कैसे फिट हो रहे होते हैं? लेट मी शो यू। जैसे एक सेल वॉल ऐसे है और दूसरा उस पर ऐसे आएगा, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा ना ओवरलैपिंग हो रहा है, तो दो आपस में ऐसा ओवरलैप करके एक सेल वॉल बना देंगे ऑफ आर डायटम। और हमें जब हम ऐसे फिट करने की कोशिश करें तो हमें एक सोप बॉक्स याद आ रहा होगा। तो हमें एनसीईआरटी भी यहाँ पर मेंशन करती है कि इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर टू सोप बॉक्स होता है। जैसे एक सोप बॉक्स ऐसे हुआ, उसके ऊपर ऐसे फिट हो गया ढक्कन की तरह, ये वाला हो गया ढक्कन, ये वाला हो गया कौन सा पार्ट जिसमें हम साबुन रखते हैं, आपस में फिट हो गया। ऐसे ही सेल वॉल पाई जाती है। तो हम देख लेते हैं बच्चों एनसीईआरटी को कि वो टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होंगे आपस में, ऐसे टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होंगे जो कि सिमिलर टू सोप बॉक्स की तरह फिट होंगे आपस में। ओके, तो अगर हम थोड़ा सा और इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर वे में समझ आ जाए, तो मैं ये ले रही हूँ एक शेल, तो ये शेल है नीचे, और ये मैं ले रही हूँ दूसरा शेल जो कि उसके ऊपर फिट हो रहा है। तो ये मैंने गैप छोड़ा है ताकि आप समझ पाएँ, बट ये गैप नहीं होता है, ये आपस में ऐसा फिट होता है पूरी तरीके से। समझ में आ गया बच्चों? ये हमने डिस्कस किया अबाउट सेल वॉल ऑफ डायटम, जो कि हमने एक एग्जाम्पल देखा है अंडर क्राइजोफाइट्स। समझ में आ गया है? ओके, कमिंग अप, तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। तो क्या होता है बच्चों, इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि ये जो वॉल्स जो जिनके बारे में हमने जस्ट डिस्कस किया, जो आपस में ऐसे फिट होती हैं, ये हमने पढ़ा था कि थिन होती हैं। बट एक और चीज़ हम पढ़ेंगे कि ये
इतनी ज़्यादा इंडिस्ट्रक्टेबल होती हैं, दैट इज़ इनको डिस्ट्रॉय ही नहीं करा जा सकता है। तो हमने यूजुअली पढ़ा था मैम कि जो सॉलिड मोटे मोटे सेल्स के सेल वॉल होंगे वो ही आराम से डिस्ट्रक्ट नहीं करे जाएंगे, बट ये थिन होने के बावजूद भी डिस्ट्रक्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों मैम ऐसा? क्योंकि इनमें एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ऐसे घुसा होता है थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि वो मटेरियल ऐसा है कि जिनको डाइजेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हम देख लेते हैं वो मटेरियल कौन सा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो वॉल्स हैं वो एम्बेडेड होती हैं विद सिलिका। तो क्या मीनिंग बना इसका बच्चों कि इसकी सिलिका की वॉल नहीं होगी, वॉल तो किसी और मटेरियल की ही होगी। लेट्स से हमने एग्जांपल ले लिया कि सेलुलोज की वॉल है, तो ये हमने देख लिया एक क्या, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ डाई आइटम जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर सिलिका ऐसे घुसा पड़ा है, ऐसे एम्बेडेड है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो ऐसे घुसा पड़ा है क्या, सिलिका। तो इस सिलिका का क्या है कि इस सिलिका को ना कोई डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम नहीं है, नो एंजाइम टू डाइजेस्ट इट। तो पहले लिख लेते हैं कि कोई एंजाइम ही नहीं है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये है क्या, ये है सिलिका, दैट इज SiO2। हमारी सिलिका है एम्बेडेड, घुसी पड़ी है सेल वॉल में, सिर्फ घुसी पड़ी है, सिलिका का सेल वॉल नहीं है। तो एग्जाम में अगर आ जाता है कि हमारे डाई आइटम का सेल बना होता है सिलिका से, तो वो गलत होगा, और लिखा है कि सिर्फ एम्बेडेड होती है सिलिका इन सेल वॉल, तो वो सही पॉइंट होगा बच्चों। ठीक है, ओके, इतना सब क्लियर हो गया। कमिंग अप तो हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है कि इस वजह से हमारी जो वॉल्स हैं वो इंडिस्ट्रक्टेबल हैं। ओके, तो उनको तबाह नहीं किया जा सकता है बिल्कुल भी, एकदम सॉलिड हैं, हमेशा हमेशा रहेंगी। ओके ओके, तो जो डाई आइटम्स हैं इस वजह से, तो सोचो बच्चों की अर्थ पे ना बहुत टाइम से डाई आइटम्स आ रहे हैं, तो वो तो हमने देखा कि उसकी सेल वॉल का जो सिलिका है वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो पा रहा है किसी एंजाइम से, क्योंकि कोई एंजाइम ही नहीं है जो उसको डिसइंटीग्रेट करे। तो उस वजह से क्या दिक्कत आएगी, तो हमें पता है ना कि डिपोजिशन हो जाएगा। हमें जैसे देख रहे हैं कि प्लास्टिक इतना ज़्यादा स्लो डिसइंटीग्रेट करता है, उसकी वजह से प्लास्टिक डिसइंटीग्रेट कर रहा है हमारी अर्थ में। तो अगर सिलिका भी डिसइंटीग्रेट नहीं कर रहा तो वो डिपॉजिट हो जाएगा ना बच्चों। तो सिलिका भी डिपॉजिट कर जाता है बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में। तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि लार्ज अमाउंट्स ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द हैबिटेट ऑफ दीज डायटम्स। तो ऑब्वियसली जहाँ पे डायटम्स पाए जाते हैं वहीं पर उसके डिपॉजिट्स होंगे ना सिलिका के। तो कैसे होते हैं बच्चों, ये एक अच्छे से छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं कि लेट्स से ये है मेरा क्या, ये है लेक और सी, इट कैन बी एनीथिंग, क्योंकि हमने देखा ये मरीन में भी है और फ्रेश वाटर में भी है। तो ये है हमारा कोई भी वाटर बॉडी। उस वाटर बॉडी में क्या पड़ा है, उस वाटर बॉडी में हमने देखे कि काफ़ी सारे पड़े हैं हमारे डाई आइटम्स। तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे डाई आइटम्स पड़े हुए हैं कहाँ पे, सरफेस पे, और हमने देखा था कि वो इधर उधर मूव कर रहे हैं। बट क्या हुआ, वो डाई आइटम मर जाता है, मर गया तो उसके बाद हमने देखा कि उसका सेल वॉल का बाकी सब चीज़ें हैं जो डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं, वो तो हो गए डिसइंटीग्रेट, बट हमारे पास था सिलिका। वो सिलिका तो डिसइंटीग्रेट हो ही नहीं सकता है मैम। तो वो मैम अगर डिसइंटीग्रेट नहीं होगा तो क्या वो पड़ा रहेगा वहीं पे? तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर खाली सा हमारे पास मिल जाएगा बच्चों। हाँ जी, तो सिर्फ जो सिलिका वाला मटेरियल था वो पड़ा रह जाएगा, और वो सारा का सारा इकट्ठा हो जाएगा कहाँ पर, इस ज़मीन पर, इस वाटर बॉडी की ज़मीन पर हमारा सारा सिलिका इकट्ठा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ, आप देख रहे हैं पोरस स्ट्रक्चर्स हैं, तो जहाँ पर पोर्स हैं वहाँ पर वो मटेरियल होगा जो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, बट जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है, जो दिख रहा है आपको, वो है सिलिका। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक सिलिका के जो डिपॉजिट्स हैं वो वाटर बॉडीज़ के ज़मीन पर, तल पर जमे होंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हमारे पास है एक टर्म जो कि है डायएटमेशियस अर्थ। तो अर्थ के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक, दैट इज़ तली पर पड़ा हुआ है ये। एक सेकेंड बच्चों, बस ये अर्थ की बिल्कुल तली पे, क्यों? क्योंकि ये पड़ा हुआ है किसके तले पे, समुद्र के तले पे और लेक के तले पे, तो इसे हम बोल रहे हैं डायटमेशियस अर्थ। ओके, तो ये बिलियंस ऑफ ईयर्स तक रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, क्योंकि ये तो डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता, डिसइंटीग्रेट हो ही नहीं सकता।
ओके तो क्या है कि ये थोड़ा सा ग्रिटी है। ग्रिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसे खुरदरा, जैसे रेत होता है ना वैसे ही, और भी ज़्यादा, रेत से भी ज़्यादा खुरदरा लगा दो तो एक पाउडर हमें मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा खुरदरा पाउडर। तो हम जब स्क्रब यूज़ करते हैं बच्चों, काफ़ी सारे आप में से स्क्रब वगैरह यूज़ करते होंगे, तो हम देखते हैं कि हम स्क्रब को यूज़ करके ऐसे ऐसे कोई भी चीज़ पॉलिश कर सकते हैं। तो एक हार्ड सब्सटेंस से ही स्क्रब करके पॉलिश किया जाता है ना बच्चों, हाँ जी किया जाता है। तो इसका एक इकोनॉमिक यूज़ हमें यहाँ पे मिल गया है कि हम इसको एज अ स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। क्या इसको हम कर सकते हैं पॉलिशिंग के लिए एज अ स्क्रबिंग मटेरियल यूज़, बिल्कुल हाँ जी कर सकते हैं। उसके अलावा भी इसके कुछ यूजेस हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में भी ये मदद करता है। ओके तो इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिल गए हैं, बट इसके बेनिफिट्स और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस यही ख़त्म नहीं होती है बच्चों, ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे, वो भी देख लेते हैं कि ये है चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। तो चीफ प्रोड्यूसर क्या होगा बच्चों, प्रोड्यूसर वही होगा ना जो काफ़ी सारे अमाउंट में कुछ बना रहा है। चीफ का मतलब तो यही है एक जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बना रहा है। और उसके अलावा एक और प्रोड्यूसर टर्म है जो हम बायोलॉजी में देखते हैं कि जब हम फूड चेन्स वगैरह देखते हैं, तो बच्चों क्या देख रहे हैं हम, फूड चेन वगैरह देख रहे हैं। तो फूड चेन एटसेट्रा एटसेट्रा में क्या होगा कि सबसे नीचे लेवल पे कुछ प्रेजेंट होगा, उस इंसान, नॉट इंसान, उस प्लांट वगैरह को क्या होगा, उसके साथ कोई खा लेगा उसको, हाँ जी खा लेगा उसको। कौन खा लेगा, एक हर्बीवोरस उसको खा लेगा। उसके बाद कौन खा लेगा हर्बीवोरस, एक स्मॉल हर्बीवोरस उसको खा रहा होगा, एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल सा हर्बीवोरस उसको खा रहा होगा। लेट्स से एक इंसेक्ट इसको खा रहा है, तो ये इंसेक्ट है, ओके नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, बट ये इंसेक्ट है। इसने इंसेक्ट ने इसको खा लिया, फिर इस इंसेक्ट को खा लिया एक बर्ड ने इसको खा लिया, उस बर्ड को खा लिया एक और बड़े ऑर्गेनिज्म में, लेट्स से कि एक लायन ने इसको खा लिया। तो इसको किसने खा लिया, एक लायन ने खा लिया। तो एक ये लायन है, इसने इसको खा लिया। तो ये क्या बना दिया मैंने, ये बना दिया एक फूड चेन। और हम जब बोलते हैं तो ये होगा हमारा क्या, ये खाना बना रहा है क्या, एक बर्ड या फिर एक इंसेक्ट या फिर लायन खाना बना सकता है, नहीं बना सकता ना, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, वो है हेट्रोट्रॉफ। वेयर एज दिस प्लांट दैट आई हैव राइट ओवर हियर, ये प्लांट मेरा क्या है, ये मेरा प्लांट ऑटोट्रॉफिक है। तो यही है वो जो फूड बना रहा है और उसको खा खा कर बाकी फूड चेन पूरा चल रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं फूड चेन में बच्चों, इसको बोला जाता है प्रोड्यूसर। तो ये प्लांट जैसे चीज़ें जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं वो प्रोड्यूसर हो जाते हैं। अब देखते हैं हम, तो प्लांट्स हो गए प्रोड्यूसर्स। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि डायटम्स को भी प्रोड्यूसर्स बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। और हमने जैसे कि पढ़ा कि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सी में, तो इस वजह से उनको चीफ प्रोड्यूसर, दैट इज़ मेन प्रोड्यूसर ऑफ सी भी बोला जाता है। तो अगर मैं ऐसी एक फूड चेन देख लूँ सी की, वो तो कैसी होगी, एक समुद्र में क्या होगा, तो हमारा डायटम इस लेवल पे आ जाएगा। उसके अलावा ऑब्वियसली इंसेक्ट तो नहीं जाएंगे वहाँ, तो क्या वहाँ पर एक छोटा सा लेट्स से कीड़ा आ जाएगा। ओके कीड़ा आ गया जो कि समुद्र में रहता है। यहाँ पर क्या आ गया, उस कीड़े को खाने वाली मछली आ गई। तो यहाँ पर आ गई एक फिश जो उस कीड़े को खा रही है। उसके बाद आ गई एक बहुत बड़ी शार्क। ये शार्क क्या कर रही है बच्चों, ये शार्क इस छोटी फिश को खा रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा प्रोड्यूसर है, चीफ प्रोड्यूसर, वो कौन हुआ बच्चों, वो हुआ मेरा फाइटोप्लैंक्टन, दैट इज मेरा डायटम हुआ इस केस में। समझ में आ गया बच्चों हमको इतनी चीज़, हाँ जी। तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होंगे, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन होंगे। ओके कमिंग अप, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे, हम यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी देख रहे थे बच्चों। तो एनसीईआरटी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा कि वो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। ओके तो क्राइजोफाइट्स पूरा हो गया बच्चों, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं ऑन टू द नेक्स्ट, जो कि है डायनोफ्लैजिलेट्स। तो अब डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे ही हम डायनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं तो नाम में ही काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। डायनो मतलब दो होगा उसमें कुछ, और क्या दो होगा, फ्लैजिले। क्यों, क्योंकि डायनोफ्लैजिलेट्स, तो इसमें दो फ्लैजिला तो होंगे ही स्ट्रक्चर में। तो हमको स्ट्रक्चर उसके नाम से ही इतना सा समझ में आ गया, हाँ जी। ओके तो हम पढ़ लेते हैं कि ये होंगे मोस्टली मरीन। अच्छे से दिमाग में डाल लो कि मोस्टली मरीन होंगे। वेयर जो हमने पिछला पढ़ा क्राइजोफाइट्स, वो दोनों थे, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन। ओके बच्चों, तो ये होंगे मोस्टली मरीन। एंड द फोटोसिंथेटिक
तो ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था बच्चों कि हम इन तीनों को, जो पहले तीन है क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट एंड यूक्लिनोइड, इनको हम प्लांटे के साथ लिंक करते हैं। तो एक बेसिक सा फोटोसिंथेसिस तो तीनों में ही प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि उनमें पिगमेंट प्रेजेंट है फोटोसिंथेसिस वाले। ओके, तो हम पढ़ते हैं कि ये येलो दिख सकते हैं, ग्रीन दिख सकते हैं, ब्राउन दिख सकते हैं, ब्लू दिख सकते हैं और रेड दिख सकते हैं। तो कलर में ये अलग अलग रंग के दिख सकते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि इनमें पिगमेंट प्रेजेंट है जो इनको अलग अलग कलर देगा। तो यहाँ पर नहीं दिया है बच्चों, पर एक पिगमेंट जो अलग अलग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कैरोटेनोइड्स। तो इसमें कैरोटेनोइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, अलग अलग कलर देने वाले। इसी वजह से इसका कलर इस कलर में हो सकता है। ओके बच्चों, ठीक है। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं? तो डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट, जो भी मेन पिगमेंट प्रेजेंट होगा इनमें, उसके बेसिस पे इसका कलर डिसाइड होगा। रेड होगा, येलो होगा, ब्लू होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम इसके ना सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी सेल वॉल कैसी होती है बच्चों? कि इसकी सेल वॉल में कुछ होंगी प्लेट्स। किस चीज़ की प्लेट्स होंगी? इसमें होंगी कुछ स्टिफ सेलुलोज वाली प्लेट्स। तो हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। बट प्लेट्स का मतलब आपको पता चल गया, कुछ तो फ्लैट होगा, एक फ्लैट सा प्लेट ऐसे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर किस मटेरियल का प्रेजेंट है बच्चों? सेल्यूलोज के प्लेट्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो सेल्यूलोज के प्लेट्स बताए हैं ऑन द आउटर सरफेस। तो हमारा अगर डाइनोफ्लैजेलेट है ऐसा कुछ, ये है हमारा डाइनोफ्लैजेलेट, तो यहाँ पर कुछ प्लेट्स प्रेजेंट होंगी, वो हम अच्छे से भी देख लेंगे। बट टू मेक यू अंडरस्टैंड अ बेसिक पॉइंट कि यहाँ पर प्लेट्स कैसे प्रेजेंट होंगी, वो आउटर सरफेस पे ऐसे ऐसे प्लेट्स प्रेजेंट होंगी। ओके ओके, इतना क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है ये कि मोस्ट ऑफ देम वुड हैव टू फ्लैजिला। जैसे कि नाम बोल रहा है वैसे ही हमें पता चल गया कि यहाँ पर काफियों में 2 फ्लैजिला की प्रेजेंस होगी। तो क्या हमें पता चल गया कि ये मूव भी करेंगे? बिल्कुल मूव करेंगे मैम। क्या पिछले वाले भी मूव कर रहे थे? कौन पिछले वाले? क्राइजोफाइट्स। क्या क्राइजोफाइट्स मूव कर रहे थे? क्राइजोफाइट्स मूव कर रहे थे मैम, बट दे हैड अ पैसिव मूवमेंट, दैट इज उनकी मर्जी से नहीं, वाटर करंट के फ्लो की मर्जी से इधर उधर उनकी मूवमेंट हो रही थी। तो उसे हम पैसिव मूवमेंट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो वहाँ पे भी मूवमेंट हो रही थी, इनमें तो फ्लैजिला है, ये भी मूव करेंगे। ओके, तो उन फ्लैजिला की लोकेशन बताई गई है। तो लोकेशन क्या क्या होती है बच्चों? एक होगा लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा होगा ट्रांसवर्स। तो कैसे होंगे? एक होगा ऐसे और एक, सॉरी बच्चों एक सेकेंड, तो एक होगा ऐसे और एक होगा ऐसे। इसे हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो एक ऐसे होगा और एक बेसिकली ऐसे और एक ऐसे। तो हम अच्छे से देख लेंगे स्ट्रक्चर में कि वो कैसे होगा। तो एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होगा। तो लोकेशन ऑफ फ्लैजिला भी दे दिया है, नंबर ऑफ फ्लैजिला भी दे दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लैजिला फॉर आर डाइनोफ्लैजिलेट। इस पर क्वेश्चन पूरी तरीके से अच्छे से आ सकता है। ओके ओके, कमिंग अप कि उनके बीच में एक फरो भी होते हैं। फरो क्या होता है बच्चों? फरो होता है एक ऐसे गड्ढा सा मतलब कैसे? ओके, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख के समझते हैं कि जैसे अगर ये है एक सेल और इसके अंदर ऐसे इन ग्रूव बन रहे हैं। ग्रूव मतलब ऐसे एम्बेडिंग्स हो रही हैं, अंदर की तरफ थोड़ा सा घुस रहा है, तो उसको ग्रूव या फिर ये हम बोलते हैं क्या था हमारा? फरो या ग्रूव मतलब थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ फोल्डिंग्स या फिर अंदर की तरफ एम्बेडिंग्स हो रखी होती हैं, तो उसे फरो बोलते हैं। तो इसमें फरो भी प्रेजेंट है बिटवीन द वॉल प्लेट्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक के ऊपर दूसरा वॉल प्लेट, नहीं दूसरे में था वो। तो जो वॉल प्लेट्स हैं, हमने कौन सा? सेलुलोज के वॉल प्लेट डिस्कस किए। सेलुलोज के वॉल प्लेट्स के बीच में फरो भी प्रेजेंट होंगे। तो वो हम अच्छे से, इतना ज़्यादा इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं बच्चों कैसा है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दिया है हमारे डाइनोफ्लैजिलेट का। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा कि एक बहुत बड़ा ग्रूव भी यहाँ पर प्रेजेंट है। एक सेकेंड बच्चों, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बच्चों? कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा भी ग्रूव प्रेजेंट है। ओके, ये जाएगा ही नहीं यहाँ से, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रूव भी प्रेजेंट है। हाँ जी, प्रेजेंट है मैम। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ प्लेट्स प्रेजेंट हैं। इन्हीं प्लेट्स की बात हो रही थी। ये हैं सेलुलोज के प्लेट्स बच्चों। तो सेलुलोज के प्लेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। हमको इतनी बात समझ में आ गई थी। तो हम देखते हैं अब लोकेशन ऑफ फ्लैजिला, जिसके बारे में इतनी ज़्यादा बात हो रही थी। तो एक तो हमने देखा कि ऐसे आ गया है, बिल्कुल आ गया मैम, और एक होगा ऐसे।
ऐसे यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। तो हम एक सिंप्लीफाइड सा डायग्राम देखते हैं। तो अगर मैं ऐसे देखूँ कि ऐसे ऐसे कुछ प्रेजेंट है, ग्रूव्स प्रेजेंट हैं और कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो कैसे होगा फ्लैजुला? एक फ्लैजुला तो मेरा होगा ऐसे और एक फ्लैजुला मेरा होगा ऐसे। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजुलास प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इसमें बताया गया था कि कुछ सेल्यूलोज की प्लेट्स प्रेजेंट हैं, तो सेल्यूलोज की प्लेट्स ऐसे कुछ प्रेजेंट हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ एक सिंपलर नज़रिए से अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा कुछ होगा। सेल्यूलोज की प्लेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रूव्स एंड फरोज यहाँ पर जो हमने डिस्कस किए थे, फरो, दिस वुड बी अ फरो, अंदर की तरफ ऐसे थोड़ा सा अगर सरफेस घुस रहा है इसको फरो बोलते हैं। तो फरो भी हमने देख लिया क्या होता है। उसके अलावा हमने ट्रांसवर्स और हमारे लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजुला भी देख लिए। तो 2 फ्लैजुला होंगे। हमें स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी, आ गया है। ओके, कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल्स। किसका डिटेल्स? हमारे इस डायनोफ्लैजुलेट्स के कुछ मेंबर्स का डिटेल्स। तो हम क्या पढ़ते हैं बच्चों कि बहुत बार कैसा होता है, ऐसा होता है कि रेड डायनोफ्लैजुलेट्स होते हैं कुछ। जैसे हमने पढ़ा कि डायनोफ्लैजुलेट्स बेस्ड ऑन देयर पिगमेंट अलग अलग कलर के हो सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड। तो उनमें से हम रेड वालों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हमारी एनसीईआरटी ने, जो कि गोनेलेक्स। तो एक गोनेलेक्स नाम का रेड डायनोफ्लैजुलेट है, उसका एग्जाम्पल दिया है वैसे, बट काफ़ी सारे रेड डायनोफ्लैजुलेट हो सकते हैं। वो क्या करते हैं? वो एक स्पेसिफिक टाइप का बिहेवियर शो करते हैं बच्चों। उसमें क्या हो रहा होता है कि बहुत ही जल्दी दैट इज रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। बहुत ही जल्दी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो बच्चों लेट्स से कि मैं यहाँ पर मेरे कुछ सेल्स हैं वो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे पूरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है उनका, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। एक पॉइंट के बाद क्या वो ग्रो कर जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या वो प्रेजेंट हो जाएंगे उस एनवायरनमेंट में? बिल्कुल हो जाएंगे मैम। तो क्या होता है इन रेड डायनोफ्लैजुलेट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो रेड डायनोफ्लैजुलेट इतना ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं कि डेथ नहीं हो पाती है पिछलों की, और एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एक पर्टिकुलर प्लेस दैट इज़ यहाँ पर हमारा समुद्र है, वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे समुद्र में बहुत सारे रेड डायनोफ्लैजुलेट इकट्ठे हो गए। उस वजह से जो हमारे समुद्र की टाइड्स हैं, लहरें हैं, वो भी लाल रंग की दिखने लग जाती हैं, और उस फिनोमेना को हम रेड टाइड्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी भी लाल कलर के लगने लग जाता है बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ दिस रेड डायनोफ्लैजुलेट। उस वजह से रेड टाइड्स दिखने लग जाती हैं। अब एक और चीज़ है कि ये हमारे ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वाले नहीं हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाले हैं। खतरनाक वाले क्यों हैं? क्योंकि ये करते हैं कुछ टॉक्सिन रिलीज। अब बहुत ही बड़ा समुद्र है, बहुत ही बड़ा समुद्र है, तो कुछ थोड़ा टॉक्सिन निकाला तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो पानी में मिक्स हो गया, इधर उधर गायब हो गया। बट जैसे हमने पढ़ा कि इनकी एक पर्टिकुलर समुद्र में उस जगह पर इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो गई है कि वो पूरा रेड कलर का हो गया है हमारे टाइड्स। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो टॉक्सिन रिलीज हो रहा है इन डायनोफ्लैजुलेट से, उसकी भी मात्रा दैट इज क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी ना बच्चों। तो ये टॉक्सिन इतनी ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है कि जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पर, हमारी जो बाकी बेचारी मछलियाँ वगैरह हैं प्रेजेंट उस समुद्र में, उनको किल करना शुरू कर देता है। हमारी फिशेस डाई करने लग जाती हैं सारी। तो वो होता है वो किस वजह से? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और टॉक्सिन रिलीज करते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों? तो ये क्या करते हैं? टॉक्सिन रिलीज करते हैं बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर में। तो अगर लार्ज नंबर में टॉक्सिन इकट्ठा हो रहा है पानी में, तो वो क्या कर देगा? इट वुड किल अदर मरीन एनिमल्स, जैसे कि हमारी फिशेस वगैरह किल होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर एक फ़ोटो है ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए कि रेड टाइड का मीनिंग कैसे होगा। बेसिकली जैसे हम समुद्र की लहरें देखते हैं बीच पे, वो लाल रंग की दिखने लग गई हैं बिकॉज ऑफ दिस रेड डायनोफ्लैजुलेट। गोनेलेक्स एक एग्जाम्पल है उसका। समझ में आ गया बच्चों हमको डायनोफ्लैजुलेट्स के बारे में। अब हम तीसरा ले लेते हैं जो कि हमारे हैं यूग्लिनोइड्स। दिस इज द लास्ट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है। तो हम इसको देख लेंगे, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे टू द अदर वंस। तो यूग्लिनोइड्स भी जैसे हमने डिस्कस किया एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी है, क्योंकि तीनों के तीनों हम जो पहले डिस्कस कर रहे हैं वो फोटोसिंथेटिक है। तो वो बात आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों अच्छे से। बट क्या है कि यूग्लिनोइड का थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर भी शो करता है। फोटोसिंथेटिक तो है ही है, उसके अलावा थोड़ा सा और डिफरेंट बिहेवियर शो करता है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन।
ये ना थोड़ा सा अडेप्टेबल है बहुत ही ज़्यादा। इसको ना फोटोसिंथेसिस हमें पता है कि कहाँ होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो लाइट अगर इसके पास है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा, बट अगर लाइट नहीं है तो ये ऐसा नहीं है कि जो ऐसे मर जाएगा विदाउट लाइट। ये ऐसा है कि जो अडेप्टेबिलिटी कर लेगा थोड़ी सी, और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट कर देगा ताकि वो जी पाए। तो हम देख लेते हैं कि कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें प्रेजेंट होते हैं अलग अलग, और क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कमिंग टू यूग्लेनोइड्स बच्चों, कि ये सबसे पहले मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हमने पहला कौन सा देखा था, फ्रेश और मरीन दोनों था। दूसरा क्या देखा था, सिर्फ मरीन था, मोस्टली मरीन बोल सकते हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा मेजोरिटीली, दैट इज बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर कौन से वाटर बॉडीज होते हैं हमारे बच्चों, लेक वगैरह हो गए, पॉन्ड्स वगैरह हो गए, नदी होगा, नदी फ्रेश वाटर है बच्चों। बट यहाँ पर हमें एक और चीज़ बोली गई है कि ना सिर्फ फ्रेश वाटर बल्कि स्टेगनेंट वाटर में भी पाया जाता है। स्टेगनेंट वाटर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, रुका हुआ पानी। तो नदी तो फ्लो करती है, तो नदी तो नहीं आएगी, पॉन्ड्स और लेक ही आएंगे, ठीक है। तो स्टेगनेंट प्लस फ्रेश वाटर, ठीक है। तो इनका हैबिटेट हमको क्लियर हो गया है बच्चों, हम लिख भी लेते हैं क्योंकि इसका हैबिटेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका हैबिटेट, इसका हैबिटेट है बच्चों, ये होगा एक तो पहले फ्रेश वाटर, और सिर्फ फ्रेश वाटर इसकी इकलौती डिमांड नहीं है, दूसरी डिमांड है कि इसको स्टैग्नेंट वाटर चाहिए, पूरा का पूरा रुका हुआ पानी चाहिए, बहता नहीं रहना चाहिए कॉन्स्टेंटली जैसे कि नदियों में होता है। कैसा चाहिए, लेक और पॉन्ड्स जैसा पानी चाहिए, ठीक है बच्चों। ओके, कमिंग अप टू आवर एनसीईआरटी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्लांट से थोड़ा सा सिमिलर होता है। तो हमने पिछले वाले दोनों में ना सेल वॉल देखे थे, एक तो था कौन सा, सिलिका से एम्बेडेड, एक में सेलुलोजिक प्लेट्स थी। बट इसमें ना काफ थोड़ा सा और डिफरेंट होता है, जैसे हमने पढ़ा ना कि थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी दो से। तो पूरा का पूरा ये प्लांट से सिमिलर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लेके चल रहा है, तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है बच्चों। सेल वॉल की जगह कुछ और प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम पेलिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेलिकल बोलेंगे बच्चों। और वो क्या होती है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन रिच होती है। तो यहाँ पर हमको क्यों ज़रूरत पड़ गई एक प्रोटीन रिच लेयर की इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, वो ही उसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है हमारे दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का राज। तो क्या होता है, जैसे कि हमने देखा बाकी दोनों तो इधर उधर मूवमेंट नहीं कर रहे थे, इतनी कर भी रहे थे तो ऐसे कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना था उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए था, इसलिए सेल वॉल चल रहा था काम, क्योंकि हमें पता है सेल वॉल फ्लेक्सिबिलिटी की कमी करा देता है। बट हमारा ये जो यूग्लेनॉइड है बच्चों, ये फोटोसिंथेसिस तो कर ही रहा है, उसके अलावा ये दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में परफॉर्म कर रहा है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उसके लिए इसको इधर उधर दूसरी जगह जाकर, दैट इज प्रीडेटर है ये, तो इसको दूसरे प्रे के पास जाकर प्रीडेशन करना है, तो इसको चाहिए लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसके पास क्या है बच्चों, इसके पास होनी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, इसलिए इसको सेल वॉल नहीं चलेगा, इसको चाहिए एक प्रोटीन वाला लेयर जिसको हमने बोला पेलिकल। तो ये क्या करता है पेलिकल, इसके बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देता है। समझ में आ गया बच्चों। इसके अलावा इसके पास और भी चीजें होती हैं। क्या होती है, इसको लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए दो फ्लैजिला हो गए। कैसे कैसे दो फ्लैजिला हो गए, इसके पास एक फ्लैजिला होगा छोटा और एक फ्लैजिला होगा बड़ा। तो हम ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर में अच्छे से, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हम वर्बली क्या कहना चाह रहे हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ यूग्लेनॉइड बच्चों। मैं थोड़ा सा ना इसके फ्लैजिला क्लियर कर देती हूँ ताकि ना आपको पूरा क्लियर दिखे। तो हमने दो फ्लैजिला की बात करी कि मैम, तो एक लंबे फ्लैजिला की बात की बच्चों, एक शॉर्ट फ्लैजिला की बात करी। तो ऐसे कुछ एक लॉन्गर एक शॉर्टर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो हमने पढ़ा था हमारे पिछले वाले डायनोफ्लैजिलेट में पोजीशन ऑफ फ्लैजिला भी। तो यहाँ पर तो मैम कुछ भी नहीं बताया फ्लैजिला की पोजीशन के बारे में, वो तो ट्रांसवर्स थे और लॉन्गिट्यूडनल थे। तो बच्चों यहाँ पे ना बताया नहीं गया है, पर आपको ये डायग्राम तो दिया है ना एनसीईआरटी ने, तो कल को आप ब्लेम नहीं कर सकते अगर क्वेश्चन में आ जाए। तो हमको पता है कि फ्लैजिला अगर टिप पे प्रेजेंट होंगे ऊपर की तरफ, तो ये ऐसा कुछ है, ठीक है। अगर हमने इसको टेढ़ा लगाया हुआ है बट ये ऐसा कुछ है, तो इसके ऊपर की टिप पे अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे बच्चों, तो वो एपिकल टाइप का फ्लैजिला कहलाएगा। तो इसमें एपिकल फ्लैजिलास प्रेजेंट है बच्चों,
ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आ जाए तो आप छोड़कर नहीं, अटेम्प्ट करके आएंगे अब, ठीक है। ओके, कमिंग अप, तो अब हम इसके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसके बारे में हम इतनी ज़्यादा बात कर रहे थे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया देन द रेस्ट ऑफ द टू जो हमने डिस्कस किया। ओके, तो दे आर फोटोसिंथेटिक फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ जी, फोटोसिंथेसिस तो है ही इनमें, उसके अलावा भी कुछ है। तो क्या है उसके अलावा? उसके अलावा हमें पता है कि ये सनलाइट में होगा फोटोसिंथेसिस, बट अगर इसको सनलाइट नहीं मिली तो इंस्टेड ऑफ डाइंग इट वुड परफॉर्म अनदर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। तो अनदर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? दे वुड बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्टार्ट कर देंगे, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा खा कर दूसरे ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन लेने लग जाएंगे ये, इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन। तो पहले ऑटोट्रॉफिक था, सनलाइट चली गई, हेट्रोट्रॉफ बन गया, वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। ओके, तो क्या कर रहे हैं? इट वुड स्टार्ट प्रेडेटिंग। प्रेडेटिंग का क्या मतलब होता है? जैसे हंटिंग होता है ना, जैसे लायन चीते वगैरह करते हैं, ऐसे उछल उछल कर दूसरे डियर वगैरह का प्रिडेशन करते हैं। उसी तरह ये छोटा सा है खुद तो दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का ही करेगा ना प्रिडेशन, तो दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के प्रिडेशन करता है ये, उसी वजह से जीता है, ठीक है। तो ऑफ द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल समझ में आ गया मैम। न्यूट्रिशन दो टाइप का हो गया इसमें, ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है, ठीक है। ओके, तो अब क्या बताते हैं, हम पिगमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने इससे पहले ना पिगमेंट्स के बारे में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं बताया, बट क्लियरली ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस होता है। तो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि इन तीनों में फोटोसिंथेसिस होता है, बट पहली बार क्लियरली पिगमेंट्स के बारे में बात हो रही है। तो इसको थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंस के नज़रिए से ट्रीट करेंगे और अच्छे से याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो क्या बोला है कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारे ह्यूग्लेनोइड्स हैं उसमें जो पिगमेंट्स होते हैं दे आर आइडेंटिकल टू दोज दैट आर प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। तो हमने जब बच्चे मोनेरा पढ़ा तो हमने एक टर्म पढ़ी थी, सिमिलर टू हायर प्लांट। तो सिमिलर जब हमने बोला था तो उसमें मतलब उसके जैसा, तो मोनेरा में हायर प्लांट में जो प्रेजेंट होते हैं उसके जैसे पिगमेंट प्रेजेंट थे। जैसे मतलब सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट था, इसलिए हमने टर्म यूज करी थी सिमिलर। बट आइडेंटिकल का मीनिंग हो गया एग्जैक्ट, सेम टू सेम, मतलब जैसे कि हायर प्लांट्स है। हायर प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एक्सेट्रा, जो बड़े बड़े मैंगो ट्रीज वगैरह दिखते हैं, तो हमें पता है कि उनमें एग्जैक्टली क्या प्रेजेंट होता है? उनमें प्रेजेंट होता है एग्जैक्टली क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो इन्होंने बोला है जो हमारे यूग्लेनोइड्स हैं इनमें एग्जैक्ट सेम टू सेम आइडेंटिकल प्रेजेंट होंगे टू आर हायर प्लांट्स। तो हम बोल सकते हैं कि वैसे बोला नहीं गया क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है, बट इसमें प्रेजेंट होता है क्या? क्लोरोफिल ए एंड बी। ये हमको इस पर्टिकुलर सेंटेंस से पता चल जाती है कि इसमें हायर प्लांट्स से आइडेंटिकल जो है पिगमेंट्स वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बच्चों? तो हमको एक एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, जो कि है यूग्लिना, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो हम देख लेते हैं अब एक कंपैरेटिव टेबल ऑफ ऑल थ्री ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो हमने डिस्कस किए। जब मैं बच्चों आपको स्ट्रेटजीज पढ़ने के तरीके बताती हूँ ना, तो मैं बताती हूँ जब एनसीईआरटी आप पढ़ते हो ना तो साथ साथ टेबल्स वगैरह बनाते जाओ। तो आप जो चैप्टर मैम से पढ़ेंगे ना उनकी टेबल तो मैम ही बनाकर दे देंगी आपको। तो ये है हमारी पहली टेबल। बच्चों हम इसमें क्या देखते हैं कि हमने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द थ्री जो हमारे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं उनके पढ़े थे, वो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स का कंपैरिजन कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम हैबिटेट के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे। ये है हमारा हैबिटेट। तो सबसे पहले क्राइजोफाइट में हमने देखा कि फ्रेश वाटर थे वो और मरीन वाटर में प्रेजेंट थे, ठीक है बच्चों। ओके, उसके अलावा डाइनोफ्लैगेलेट आ गए। तो डाइनोफ्लैगेलेट हमने पढ़ा था कहाँ पे प्रेजेंट है? नॉट सिर्फ और सिर्फ बट मोस्टली इन मरीन वाटर। तो हम यहाँ पे मरीन वाटर लिख सकते हैं। हाँ जी बच्चों। और उसके अलावा यूग्लेनोइड्स हो गए। तो यूग्लेनोइड्स कहाँ पे प्रेजेंट थे बच्चों? फ्रेश वाटर में यूग्लेनोइड्स प्रेजेंट थे। हमको ये क्लियर हो गया है। हाँ जी, हो गया है। तो सेकंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ जाता है सेल वॉल का। सेल वॉल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों प्ले कर रहा है? बिकॉज इट इज़ लिंक्ड टू प्लांटे वाले कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सेल वॉल प्रेजेंट है। तो पहले दो में तो सेल वॉल प्रेजेंट है, येस एंड येस। तो पहले दैट इज क्राइजोफाइट की थी सिलिका से एम्बेडेड सेल वॉल। दूसरे में क्या थे? सेलुलोज के प्लेट्स प्रेजेंट थे। हाँ जी मैम, प्रेजेंट थे। तीसरे में सेल वॉल थी बच्चों? बिल्कुल भी नहीं थी, एब्सेंट था यूग्लेनोइड्स में सेल वॉल। इंस्टेड उसमें क्या प्रेजेंट था? एक प्रोटीन रिच लेयर जिसको
हम पेलिकल बोलते हैं, तो पेलिकल प्रेजेंट था हमारे यूग्लिनोइड्स में। ओके तो ये भी क्लियर हो गया मैम। तो अब आ जाता है पिगमेंट पे। पिगमेंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्ले कर रहा था हमारे इस तीनों के तीनों में। तो पिगमेंट कौन सा होता है, क्राइजोफाइट में होता है क्लोरोफिल ए। उसके अलावा हमने पढ़ा डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट वही जो अलग अलग कलर रेड ब्लू ग्रीन थे, तो हमने पढ़ा था कि रेड ब्लू ग्रीन एटसेट्रा एटसेट्रा किसकी वजह से होता है, वो कलर केराटिनॉइड्स की प्रेजेंस से होता है। तो हम यहाँ पे अदर्स भी लिख सकते हैं कि क्लोरोफिल ए जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा कुछ अदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट हैं जो कि इसको कलर दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वाला। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। ओके, यूग्लिनोइड्स में हमने पढ़ा आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, बोथ आर प्रेजेंट। ओके बच्चों। ओके, कमिंग अप टू फ्लैजिला। तो हमने फ्लैजिला भी पढ़े कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस के थे। तो पहले वाले में क्या फ्लैजिला थे, पहले वाला मूव कर रहा था बट विद द हेल्प ऑफ प्लैंकटन मूवमेंट, दैट इज वाटर करंट की वजह से इधर उधर जा रहा था। तो उसमें तो फ्लैजिला नहीं थे, तो एब्सेंट है, बट प्लैंकटन मूवमेंट वहाँ पर हो रहा है। ठीक है बच्चों। और दूसरे में थे, यस बिल्कुल थे, दो थे। कहाँ थे, एक लॉन्गिट्यूडनल था, एक ट्रांसवर्स था। तीसरा दैट इज हमारे यूग्लिनोइड्स हैं, क्या उसमें थे, हाँ जी बिल्कुल थे। दो फ्लैजिला फिर से थे और दोनों के दोनों एपिकल थे। कैसे, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। तो एक लॉन्ग फ्लैजिला, एक हो गया हमारा शॉर्ट फ्लैजिला। तो बच्चों मैं हट जाती हूँ एक सेकंड के लिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो इस टेबल का तो ले लो और अपने नोट्स में इसको बहुत ही ज़्यादा सजा कर नहीं बट अच्छे से लिख लेना। ओके, तो एक सेकेंड। ओके, हो गया है हमारा ये। ओके, कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन। तो अब हमने हमारे फोटोसिंथेटिक वाले प्रोटिस्ट खत्म कर लिए हैं। तो हमने देखा था एक सेप्रोफिटिक टाइप के प्रोटिस्ट भी पाए जाते हैं जो कि सिमिलर होंगे टू फंजाइज, मतलब सिमिलर मतलब लिंक होगा फंजाई से, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फंजाई से थोड़ा थोड़ा है। तो वो कहलाते हैं स्लाइम मोल्ड बच्चों। तो स्लाइम मोल्ड की कैरेक्टरिस्टिक हमें जो एनसीईआरटी बता रही है वो एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या बोल रही है हमारी एनसीईआरटी। तो सबसे पहले तो क्लियर हो गया है कि सेप्रोफिटिक होंगे ये प्रोटिस्ट। हाँ जी बिल्कुल सेप्रोफिटिक होंगे। सेप्रोफिटिक का मीनिंग जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ बच्चों। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज़ अ हेट्रोट्रॉफिक, दैट इज़ दूसरे पे डिपेंडेंट होने वाला फॉर फूड वाला टाइप का न्यूट्रिशन है। और इसमें क्या होता है, डेड और डिकेइंग मटेरियल पे सर्वाइव करता है, जो कि मरे हुए छोटे छोटे जानवर या फिर मरे हुए पत्ते वगैरह प्रेजेंट हैं उनके अंदर से उनको डाइजेस्ट करके या फिर अगर ऑलरेडी डाइजेस्टेड मटेरियल पड़ा है उसको एब्जॉर्ब करके सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है। ओके बच्चों, तो हमने देख लिया कि इनमें तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। और कैसे होगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स को एनगल्फ करने वाले और फिर उनको एनगल्फ करके ये क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल ले लेंगे। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको ना थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा डीप में जाना पड़ेगा। तो हमने जब पढ़ा था बच्चों हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल अपने अंदर लिया जाता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ये अपने अंदर लेगा, दैट इज एनगल्फ करेगा। और हमने दूसरी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड देखा कि डेड और डिकेइंग लीव्स को ये लेगा। तो क्या होता है, हमें पता है कि काफ़ी सारे माइक्रोब्स हैं। अगर ये मेरा पत्ता है और इस पत्ते में ये पड़ा है तो इसमें काफ़ी सारे माइक्रोब्स आके लग जाएंगे। वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, माइक्रोब्स का रंग चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये माइक्रोब्स आकर इसको क्या करना शुरू कर देंगे, इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। और जब वो डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे तो ऑर्गेनिक मटेरियल थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म्स वाला इस एनवायरनमेंट में आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये हमारे स्लाइम मोल्ड की एंट्री हो जाएगी अब यहाँ पर। और हमारा स्लाइम मोल्ड क्या करेगा, उस ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि दूसरे माइक्रोब जैसे कि फंजाई एटसेट्रा ने ऑलरेडी थोड़े से डाइजेस्ट कर लिए हैं, ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल, इसको एनगल्फ कर लेगा, दैट इज इसको खा जाएगा। तो ये फंजाई वगैरह के जो ऑलरेडी डिकेइंग वाले लीव्स स्टार्ट डिकेइंग हो चुका है उनको खाना शुरू कर देगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। तो ये हो गया कौन सा, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अंडर सूटेबल कंडीशंस। तो अंडर सूटेबल कंडीशंस का मीनिंग क्या हो जाता है बच्चों, कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए जो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं कंडीशंस,
फॉर देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए जो कंडीशंस टोटली फेवरेबल हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो अमाउंट ऑफ फूड हो, चाहे वो pH वगैरह हो इन केस ऑफ वाटर, चाहे वो सैलिनिटी वगैरह हो, तो अंडर दोज सुटेबल कंडीशंस, जब कंडीशंस इसके लिए टोटली इसके पसंद की होंगी, इसके लिए फेवरेबल होंगी, तो उन कंडीशंस में ये क्या करेगा, दे वुड फॉर्म एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग बच्चों, कुछ इकट्ठा हुआ मटेरियल, कुछ बहुत सारी चीज़ें आपस में एक साथ आ गई हैं और एक ढेर झुंड बना लिया है, तो उसको बोलेंगे हम एग्रीगेशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसकी पसंद वाली अगर सूटेबल कंडीशंस आ गई हैं तो ये झुंड बनाना शुरू कर देगा। तो कैसे झुंड बनाना शुरू कर देगा, तो सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को देख लो ताकि आप एक स्लाइम मोल्ड का ना बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है ये। एक सेकेंड बच्चों, तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा है स्लाइम मोल्ड, इसमें तो इतने सारे न्यूक्लियस हैं। ये सब क्या है बच्चों, ये सब ना न्यूक्लियस है, ये काले काले, तो इतने सारे न्यूक्लियस वाला होता है ये। तो क्या होता है, ये एक स्टिकी सा सब्सटेंस विद अ लॉट ऑफ न्यूक्लियस, ऐसा कुछ सोच लो आप अपने दिमाग में इसकी इमेज। तो ये क्या करते हैं, ये एग्रीगेशंस बनाने लग जाते हैं अंडर सुटेबल कंडीशंस, और उन एग्रीगेशंस को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो हम थोड़ा सा ना डिटेल में समझ लेते हैं कि इस लाइन से हमारी एनसीईआरटी आखिरकार कहना क्या चाह रही है। तो सूटेबल कंडीशन दैट इज बहुत सारा खाना प्रेजेंट है उस एनवायरनमेंट में। तो लेट्स से एक बहुत ही बड़ा पत्ता मिल गया है इनको, कौन किन को, हमारे सारे के सारे स्लाइम मोल्ड्स को। तो ये हैं हमारे स्लाइम मोल्ड्स, ये हैं बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स, और इसमें क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस, जैसे कि हमने देखा उसमें स्ट्रक्चर में। ओके, एक सेकेंड, वाइट कलर के न्यूक्लियस बना ले ताकि आपको दिख जाए। तो इसमें बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। तो इतने सारे न्यूक्लियस हैं, तो धीरे धीरे इस पत्ते को ये कर देंगे खाना शुरू। तो इस पत्ते को डिके करना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दिया, और उस वजह से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस वजह से ये साइज में बढ़ने लग जाएंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा खाता है तो वो ग्रो करता है ना, तो ये भी ग्रो करने लग जाएंगे और धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। तो ये क्या होता है बच्चों, इनके साथ क्या होता है, हम देखते हैं कि ये बड़े बड़े बनने लग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है इनकी। तो ऐसे कुछ आपस में 2 से 3 मिल जाते हैं, या फिर एक ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और झुंड के झुंड बनने लग जाते हैं जहाँ पर ये खा पी रहे हैं। तो ऐसे तो दो से मिलके एक बन गया, 2 से मिलके एक बन गया। अब क्या होगा, बाकी का बचा हुआ पत्ता भी पूरा खा लिया जाएगा, तो इस पत्ते को भी पूरा खा लिया, तो क्या हो गया, एक बहुत ही बड़ा झुंड बन गया है हमारे पास। मतलब यहाँ पर जो एनवायरनमेंट था जिसमें बहुत सारे अमाउंट में खाना प्रेजेंट था, सूटेबल कंडीशन थी, वहाँ पर एक झुंड बन गया है पूरा। इस झुंड को क्या है, इस झुंड को बोलेंगे एग्रीगेट ऑफ स्लाइम मोल्ड। एक बहुत ही बड़ा सा झुंड बन गया है ऑफ स्लाइम मोल्ड। क्यों, क्योंकि बहुत सारा खाना था। और इस झुंड का साइज क्या हो सकता है, इस एग्रीगेट का साइज क्या हो सकता है बच्चों, बहुत सारे फीट तक, सेवरल फीट्स तक ये स्प्रेड कर सकता है। हमारी हाइट यूजुअली क्या होती है, 5 फीट समथिंग, जैसे मेरी 5 फीट समथिंग है, तो मतलब मेरे हाइट के भी ये एग्रीगेट्स बन सकते हैं। तो हमने देखा कि ये झुंड बन गए हैं, और हमने इसी के साथ देखा था एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म जो कि थी प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम से यहाँ पर क्या मीनिंग है इसका, कि जो झुंड बना है, इस झुंड का नाम है प्लाज्मोडियम। ये एक स्टेज आई है इसकी लाइफ में जब इसको बहुत ही ज़्यादा खाना मिल गया है और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर गया है, और उस स्टेज का नाम है प्लाज्मोडियम। ये किसी टाइप का स्लाइम मोल्ड नहीं है, ये किसी भी स्लाइम मोल्ड में एक स्टेज आ सकती है बहुत ही ज़्यादा खाना मिलने पर, एक एग्रीगेट बनने के बाद, जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलेंगे। जैसे हम छोटे होते हैं बेबीज़, उसके बाद हम थोड़ा खाना खा लेते हैं, थोड़ा टाइम निकल जाता है तो हम टोडलर्स बन जाते हैं। तो बेबी एंड टोडलर, ऑल ऑफ दीज आर लाइफ स्टेजेस फॉर अस। तो इसके स्टेज का नाम है प्लाज्मोडियम। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं हो जाना बच्चों, प्लाज्मोडियम इसका सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज है। ठीक है बच्चों, हमको इतना समझ में आ गया है, और हमने ये भी देख लिया कि बहुत ज़्यादा फीट तक हो सकता है। ओके, कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और कि क्या कह रही है हमारी एनसीईआरटी। कि हमने देखा कि
फेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं और इसने बेसिकली इसको एक पत्ता मिल गया, इसने पूरा पूरा पत्ता खा डाला। अब आ गई अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल क्या होगा बच्चों? जो उसको नहीं पसंद, मतलब उसका खाना हो गया है ख़त्म, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया, जो उसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, या फिर कुछ भी हो गया है उसके साथ जो कि उसकी ग्रोथ रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे अनफेवरेबल कंडीशंस। तो इसकी अब अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं। फेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ था इसके साथ? ये बहुत ही ज़्यादा एग्रीगेट्स, सॉरी एक सेकेंड बस बच्चों, एक सेकेंड। तो जब इसको बहुत सारा खाना दिखा एक बारी में, तो इसे सारा का सारा खाना खा डाला, तो ये बना दिए एग्रीगेट, जिसको हमने बोला प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम यहाँ पर बन गए हैं, बट दिक्कत ये आई कि अच्छा टाइम हमेशा थोड़े रहता है, तो इसका बुरा टाइम भी आ गया, तो इसके आ गए हैं अनफेवरेबल कंडीशन अब। और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, इसको दोबारा थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है फॉर इट्स सर्वाइवल। तो ये क्या करेगा, अब ये प्लाज्मोडियम स्टेज से हटकर फ्रूटिंग बॉडीज़ वाली स्टेज पे आ जाएगा और स्पोर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ताकि ये उस अनफेवरेबल कंडीशन के थ्रू जा सके, उस बुरे टाइम से निकल सके विद द हेल्प ऑफ दोज स्पोर्स की स्टेज के थ्रू अपनी नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन कर सके, जब वापस से इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस आए। तो क्या आ गया, प्लाज्मोडियम से अब दूसरी स्टेज इसकी आ गई, जो कि है इसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ वाली स्टेज। तो इसके पास अब आ जाएगी दूसरी स्टेज, जो कि है फ्रूटिंग बॉडीज़ वाली स्टेज। तो फ्रूटिंग बॉडीज़ वाली स्टेज कैसी होगी? ऐसा कुछ होगा, और जैसे स्पोर्स फॉर्मेशन होता है ना बच्चों, ऐसा कुछ बनेंगे, ऐसे कुछ बनेंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आ जाएंगे इसके फ्रूटिंग बॉडीज़ वाली स्टेज, दैट इज़ स्पोर्स लग जाएंगे इसके ऊपर। तो ये हमारी फ्रूटिंग बॉडीज़ बन गई थी, ये हमारा स्लाइम मोल्ड था, इसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ बन गई यहाँ पर, और इसमें अब हो गया स्पोर्स का फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पर हो जाएगा स्पोर्स का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर स्पोर्स बन गए हैं बच्चों इसके अंदर। और जैसे हमने देखा कि स्पोर्स ना काफ़ी रफ एंड टफ स्टेज होती है, इतनी ज़्यादा रफ टफ स्टेज होती है कि बुरे से बुरे टाइम से निकल सकती है। तो ये जो हमारी स्पोर वाली स्टेज है, यही हमारे इस स्लाइम मोल्ड को पूरे टाइम से निकालेगी, और जब तक फेवरेबल कंडीशन रिटर्न नहीं करती है, ये दोबारा अपने स्लाइम मोल्ड वाली फॉर्म में नहीं आएगा। तो कमिंग अप कि हमारी एनसीईआरटी बच्चों क्या कह रही है, तो एनसीईआरटी ये कह रही है कि जो स्पोर्स बन जाते हैं, दैट इज फ्रूटिंग बॉडीज आ जाती हैं, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर जाना मतलब एक फंक्शन ले लेती हैं सेल्स, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग सेल्स जब एक फंक्शन ले लेती हैं, एक कैरेक्टर धारण कर लेती है, एक रूप धारण कर लेती हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएटिंग बोलते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट कर जाएंगी एंड दे वुड बियर स्पोर्स एट देयर टिप्स। तो हमने देखा यहाँ पर टिप्स पे स्पोर्स आ गए हैं, और वो क्या करेंगे, वो हमारा जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती हैं तब तक रेजिस्टेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगी। तो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होंगी टू द अनफेवरेबल कंडीशंस, ताकि इन स्लाइम मोल्ड का सर्वाइवल हो सके थ्रू दोज कंडीशंस। इसका सर्वाइवल करवाएंगे बच्चों। ओके, तो बुरा टाइम निकल जाएगा, उसके बाद दोबारा से ये ग्रो कर जाएगा इनटू स्लाइम मोल्ड। ठीक है, हमको इतना समझ में आ गया बच्चों। तो यस, दिस वाज अ बेसिक अबाउट स्लाइम मोल्ड। तो एडवर्स कंडीशंस में स्लाइम मोल्ड्स के साथ क्या बन गई, फ्रूटिंग बॉडीज बन गई और स्पोर्स बन गए। वो स्पोर्स इधर उधर फैलेंगे कैसे, वो फैलेंगे हवा के द्वारा, दैट इज बाय एयर करंट्स। वो इधर उधर फैल जाएंगे और क्या हो जाएगा, सब जगह फैल जाएगा। और जैसे ही अच्छा उनको माहौल मिला, अच्छी फेवरेबल कंडीशन मिली उन स्पोर्स को जो हवा के द्वारा इधर उधर हो गए, वो दोबारा से जी जाएंगे, दोबारा से ऐसे ही स्लाइम मोल्ड बन जाएंगे। ओके, क्लियर। तो हमने स्लाइम मोल्ड अच्छे से पढ़ लिया बच्चों। अब हम आ गए हमारे लास्ट वाले पे, हमारे प्रोटिस्ट के लास्ट वाले पे, और हम अब इसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं फटाफट से। तो हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी क्या पढ़ती है, नेक्स्ट वन पहले तो है क्या, तो ये है प्रोटोजोआ। तो हमने पढ़ा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े से एनिमेलिया से सिमिलर होंगे। इसका लिंक किससे होगा, एनिमेलिया से होगा थोड़ा थोड़ा। तो एनिमेलिया से इसका होगा लिंक। तो क्या होगा कि सारे के सारे जो प्रोटोजोन हैं, ये पहले तो हेट्रोट्रॉफ होंगे, मतलब कोई भी इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा। ये खाना अपना नहीं बनाएंगे, दूसरों का बनाया हुआ खाना खाएंगे, उस पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो हेट्रोट्रॉफिक हो गए। एंड कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक के अंदर हमने पढ़े थे ना, सेप्रोफिटिक, प्रीडेटर वगैरह वगैरह। तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं प्रीडेटर्स हैं, ये हंट करेंगे फॉर देयर प्रे, अपने शिकार को पकड़ेंगे, उसको खा लेंगे। तो एक बेसिक्स का क्या बन गया हमारे पास,
हमें एक बेसिक मिल गया है कि प्रेडेटर्स यहाँ पर बेसिक थोड़ा सा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है, मतलब खाना ऐसे पकड़ा और ऐसे खाया, उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो एनगल्फ करेंगे अपने खाने को प्रेडेट करके, मतलब शिकार करके। ओके ओके, क्लियर हो गया बच्चों। तो और उसके अलावा ये क्या हो सकते हैं, ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। पैरासाइट का क्या मीनिंग होता है बच्चों? प्रेडेटर का तो हो गया दूसरों को पकड़ के खाना, पैरासाइट का हो गया एक्टोडर्मली या इंटरनली किसी ऑर्गेनिज्म पे जीना, उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना, उसको बोलते हैं हम पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म भी परफॉर्म हो सकता है, प्रेडेशन भी परफॉर्म हो सकता है। दोनों ही केस में हमें पता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म हो रहा होता है। तो हमारे प्रोटोजोन्स काफ़ी हार्मफुल हमें पता चल गया कि होते हैं। ओके, सो दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। जैसे कि हमने देखा प्रिमिटिव रिलेटिव्स कैसे आ गए, क्योंकि एक तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिमिलर टू एनिमल्स परफॉर्म कर रहे हैं, इनके अंदर सेल वॉल नहीं है, कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। दूसरा प्रिमिटिव क्यों? क्योंकि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। हमें पता है एवोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा पुराने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे प्रिमिटिव, दैट इज़ बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव होंगे जो सिंगल सेल्ड होंगे। तो ये क्योंकि इसके पास सिंगल सेल है इसलिए हम इसको प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स बोल रहे हैं। ओके, क्लियर बच्चों? हाँ जी, तो कमिंग अप, तो देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स। तो हमने इस प्रोटोजोन्स को फर्दर 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है, मेनली ऑन बेसिस ऑफ लोकोमोशन, कैसे इधर उधर जा रहे हैं उसमें हमने इनको डिवाइड कर लिया है। और हम अब वो अच्छे से देख लेते हैं कि कौन से ग्रुप हैं। ओके, तो हमने इन प्रोटोजोन को कैसे डिवाइड कर लिया है, तो पहले देख लेते हैं कौन से 4 हैं। तो हम देखते हैं कि एमेबोइड है, अमीबोइड है, मतलब कैसा होगा, मतलब थोड़ा सा अमीबा, हमने थोड़ा सा अमीबा बहुत बचपन से पढ़ा है, तो ऐसे 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 थोड़ा सा मूवमेंट होगा। फ्लैजिलेटेड है, मतलब क्लियर नाम से पता चला फ्लैजिला होगा। सिलिएटेड है, मतलब क्लियर नाम से पता चल रहा है सिलिया होगा उनमें। और स्पोरोजोन मतलब स्पोर्स कुछ तो होगा। तो डिटेल में एक एक करके पढ़ लेते हैं बच्चों कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले हमने देखा अमीबोइड प्रोटोजोआ। तो अमीबोइड प्रोटोजोआ क्या होगा, दे वुड लिव इन, ओके एक सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वुड लिव इन फ्रेश वाटर। तो हम सबसे पहले इनका हैबिटेट डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं हमको, सी वाटर में मिल सकते हैं, या फिर हमको मॉइस्ट सोइल में मिलेंगे। मतलब पानी इनको थोड़ा थोड़ा चाहिए ही अपने सर्वाइवल के लिए। किसको? अमीबोइड प्रोटोजोन को। ओके, तो दे मूव, तो ये क्या करेंगे, इधर उधर जाएंगे, एंड दे वुड कैप्चर देयर प्रे by putting out pseudopodia, that is false feet. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो हमने जब अमीबा पढ़ा था स्मॉलर क्लासेस में, छोटे छोटे जब हम बच्चे थे, तो हमने देखा था कि ये ऐसा अमीबा होता है एक, ये अमीबा इधर उधर जा रहा है और इस अमीबा को दिख गया है खाना, और इस खाने के आसपास आया है और इसने क्या कर लिया है, इसने बना दिया है सूडोपोडिया अराउंड दैट खाना। तो इस सूडोपोडिया को ऐसे बना दिया है इसने, और अब क्या करा, इसने कर लिया है एनगल्फ इस खाने को धीरे धीरे, और ये हो गया फिर क्या, ये हो गया क्लोज। जैसे ऐसे आया पास, ऐसे बंद हो गया, खाने को अपने अंदर ले लिया। तो ये हम छोटी छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं ना बच्चों अमीबा के बारे में। तो ऐसे इसने क्या किया, इसने बनाया सूडोपोडिया, फॉल्स फीट्स बनाए। फॉल्स फीट्स मतलब नकली पाव, तो इसका मतलब वो लोकोमोशन भी कर रहे होंगे। तो वो ये फॉल्स फीट्स, ये ऐसा कुछ वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर ना इसको इधर उधर मूव करने में मदद कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, बल्कि इसको टू कैच इट्स प्रे भी हेल्प कर रहा है। तो दो फंक्शन आ गए हमारे स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि सूडोपोडिया है, दैट इज फॉल्स फीट्स। समझ में आ गया बच्चों, सूडो का मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट्स। तो जो हमारे फॉल्स फीट हैं, नॉट फीट्स, फीट, आई एम रियली सॉरी, तो फीट जो है सूडोपोडिया, वो क्या कर रहे हैं, हमारे ना सिर्फ प्रे को कैप्चर कर रहे हैं बल्कि उसको खा भी रहे हैं और इधर उधर मूव भी कर रहे हैं सूडोपोडिया की मदद से। ओके, हमको इतना समझ में आ गया है। और एग्जाम्पल कौन सा आ गया, अमीबा। तो अब अमीबा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्यों? क्योंकि ये एक फ्रेश वाटर, क्यों बच्चों? क्योंकि ये एक फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ है, ये है एक फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ। तो ये पाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में। हमको इतनी बात याद रह जाएगी बच्चों कि अमीबा हमको फ्रेश वाटर में मिलेगा। ठीक है, ओके, फ्रेश वाटर का हमने एग्जाम्पल देख लिया अमीबा, जो कि किसका, अमीबोइड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। ओके, अब देखते हैं आगे। तो मरीन फॉर्म्स, जो कि मरीन फॉर्म्स होंगी, उनमें क्या होगा, सिलिका की शेल्स होंगी अगेन। तो सिलिका की सेल्स हम दोबारा देख रहे हैं। हम सिलिका की सेल्स पहले कब आई थी बच्चों, वो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। हमने इस लेक्चर के थोड़े से स्टार्टिंग में ही देखा था। तो यहाँ पर क्या होंगी, सिलिका की सेल्स शेल्स होंगी ऑन देयर सरफेस।
ओके, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, ओके। कमिंग अप, सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा आर पैरासाइट्स। तो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं एंटमीबा का यहाँ पर। और एंटमीबा ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ यहाँ नहीं पढ़ रहे, इसको थोड़ा डिटेल में आप अपनी अपर क्लास दैट इज 12th में जो डिसीज़ वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कि एंटमीबा क्या है। एंटमीबा इज जीनस, और इस एंटमीबा जीनस का जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है वो एक डिजीज़ कॉज करता है जो कि अमीबोइक डायसेंट्री। ओके, तो ये एंटमीबा क्या होगा, ये होगा पैरासिटिक फॉर्म। तो हमने देखा हमारा जो अमीबा था, अमीबा कौन सा था, वो प्रीडेटर था, वेयर जो एंटमीबा है बच्चों, एंटमीबा क्या है, पैरासाइट है। ओके, तो हमने देख लिया है हमारे दो टाइप के हमारे अमीबोइक प्रोटोजोआज। ठीक है बच्चों, ओके, हमको इतना क्लियर हो गया है पहले प्रोटोजोआ के बारे में। कमिंग अप टू द सेकेंड वन विच इज़ द सिलिएटेड वन, नो इट इज़ फ्लैजिलेटेड वन। तो फ्लैजिला वाले प्रोटोजोआ में पहली चीज़ क्लियर है कि फ्लैजिला होगा इसमें। तो और क्या क्या प्रेजेंट होगा, हमारी एनसीईआरटी क्या क्या बोल रहे हैं वो देख लेते हैं कि जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के वो दोबारा से या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर पैरासाइट हो सकते हैं। फ्री लिविंग क्या हो गया बच्चों, जैसे मैं देखूं एक प्रोटोजोआ है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये मेरा प्रोटोजोआ ऐसे ही पड़ा हुआ है, दैट इज एनवायरनमेंट में फ्री लिविंग है। वेयर जो दूसरा मेरा प्रोटोजोआ है वो एक ऑर्गेनिज्म, एक लेट्स से ह्यूमन के ऊपर एक पैरासिटिक फॉर्म की तरह रह रहा है, ये एक पैरासाइट है इस ह्यूमन पे। तो ये हो गया पैरासिटिक फॉर्म, मेरा जो अकेला रह रहा है वो हो गया फ्री लिविंग फॉर्म। हमको कितना क्लियर हो गया बच्चों? ओके, तो अब क्या होता है यहाँ पर कि एक एग्जाम्पल दिया है, तो दे हैव फ्लैजिला फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, उनके पास भी फ्लैजिला होता है, और हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सी बीमारियाँ ये कर सकते हैं हमारे फ्लैजिलेटेड वाले। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पैरासिटिक फॉर्म, ऑब्वियसली कुछ पैरासाइट है तो वो कुछ बीमारी कर रहा होगा। दे कैन कॉज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस कौन करता है बच्चों? ट्रिपैनोसोमा। आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो मैच द फॉलोइंग में इस साइड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और इस साइड बहुत सारी डिजीजेस मिल जाएंगी ना, उसमें आ जाएगा कि ये जो हमारा स्लीपिंग सिकनेस है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो ट्रिपैनोसोमा करता है। ओके बच्चों, क्लियर? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। तो अब हम देखते हैं हमारे सिलिएटेड के बारे में, सिलिएटेड प्रोटोजोआ के बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है कि दीज आर एक्वेटिक। तो क्या होगा, ये एक्वेटिक होंगे सबसे पहले। तो हमने देखते हैं कि अगर हमारा प्रोटोजोआ है इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे सीलिया हैं, और इस सीलिया से मूवमेंट हो रही है, बट वो मूवमेंट टेरेस्ट्रियल नहीं होगी, वो मूवमेंट एक्वेटिक दैट इज पानी में ही हो पाएगी। तो ये क्या है, ये हैं एक्वेटिक सारे के सारे। तो ये हो गए हमारे सिलिएटेड प्रोटोजोआ, एक्वेटिक हो गए। ओके, कमिंग अप, अब हम देखते हैं कि दे आर एक्टिवली मूविंग। तो हमने बच्चों देखा था क्राइजोफाइट्स में प्लैंकटन मूवमेंट हो रही थी, इधर उधर वो घूम रहे थे पानी के करंट के साथ, उसको हमने पैसिव मूवमेंट बोला था। बट ये एक्टिवली मूव करेंगे, एक्टिवली इधर उधर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एक्टिव मूवमेंट इनके अंदर। ओके, तो एक्टिव मूव करेंगे, और इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर होगा प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सीलियाज प्रेजेंट होंगे इनके सरफेस पे, जो इनको इधर उधर मूव करने में मदद करेगा। जैसे पानी होगा ना इसके आसपास, तो ये छोटे छोटे सीलिया ऐसे 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 मूव करेंगे, और उसकी वजह से पानी, जैसे चप्पू नाव में चलाते हैं और पानी पीछे फेंका जाता है ना, वैसे सीलिया पानी पीछे फेंकेगा और ये हमारा प्रोटोजोआ आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से इसमें एक्टिव मूवमेंट होगी, जहाँ ये जाना चाहेगा वहीं ये जाएगा। इसका वाटर करंट से, इसकी वाटर करंट की इसके ऊपर नहीं चलेगी। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया बच्चों? सो दे हैव एक्टिव अ कैविटी, उस कैविटी का नाम है गलेट। तो कैविटी क्या हो गई कि जैसे, वैसे तो हमारे पास एक अच्छा डायग्राम भी है आगे, वो भी आपको दिखाएंगे, बट ये अगर मेरा प्रोटोजोआ है तो इसके अंदर एक कैविटी है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये कैविटी बाहर की तरफ खुल रही है। ये कैविटी कहाँ खुल रही है, ये कैविटी बाहर की तरफ खुल रही है। तो अगर ये मेरा एक प्रोटोजोआ है और इसमें ये अंदर की तरफ कैविटी है और ये ओपन है थोड़ा, तो बाहर ही खुलेगी ना बच्चों। तो ये हमारी प्रोटोजोआ की कैविटी, एक गलेट प्रेजेंट होता है। गलेट का नाम बस आप अच्छे से याद कर लेना, ये जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको गलेट कहा जाता है। वो किस में प्रेजेंट होगी, सिलिएटेड प्रोटोजोआ में प्रेजेंट होगी। और वो क्या करेगी बच्चों, वो बाहर खुलेगी, आउटसाइड द सेल सरफेस वो ओपन होगी। ओके,
इतना क्लियर हो गया हम लोगों को? हाँ जी मैम, बिल्कुल हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सीलिया इधर उधर ऐसे मूव करते हैं ना, वो कोऑर्डिनेटेड फैशन में करते हैं। ऐसे नहीं एक सीलिया इधर जा रहा है दूसरा सीलिया इधर जा रहा है, नहीं, सबको ऐसे ऐसे तो रिपेल हो जाएगा ना, वाटर करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में इधर उधर मूव करते हैं। सो द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया, रोज मतलब बहुत सारी लाइंस 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 ऑफ सीलिया एक साथ मूव करेंगे, जैसे सारी के सारे ऐसे मूव करेंगे तो ये मूव कर पाएगा इधर उधर। सो कॉजेज द वाटर लेडन फूड। ओके, अब जो इनका न्यूट्रिशन होता है, ये लोकोमोशन तो करवा ही रहा है सीलिया, बट न्यूट्रिशन में भी हेल्प कर रहा है। कैसे? कि ये जो ऐसे सीलिया पड़ा था, इसके बाहर क्या आ गया? इसके बाहर आ गया थोड़ा सा खाना, तो ये खाना आ गया है। और इसके बाहर और क्या पड़ा है? इसके बाहर पड़ा है बहुत सारा पानी, तो यहाँ पर आ गया है पानी। तो अब क्या कर रहा है ये सीलिया? ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे और जो इसका कैविटी दैट इज गलेट है, इसके अंदर इस खाने को ले जाएंगे, तो ये खाना पानी कहाँ ले जाएगा? गलेट के थ्रू अंदर एंटर करवा देगा। तो न्यूट्रिशन में भी सीलिया इसके मदद करते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। लोकोमोशन प्लस न्यूट्रिशन में इन सीलिया का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो कमिंग अप कि फूड को इस गलेट में डाल दिया जाएगा। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। फूड को इस गलेट में डाल दिया गया है और उस वजह से क्या हो गया? इसका न्यूट्रिशन ये खा पाया है बिकॉज इसके गलेट में फूड चला गया है। ओके, अब हमें दिया गया है एक एग्जाम्पल जो कि एक पैरामीशियम। तो पैरामीशियम इसका एक एग्जाम्पल है। ये बच्चों आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद कर लेना कि पैरामीशियम इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ओके, कमिंग अप हमारे पास एक पैरामीशियम का ना डायग्राम है, ताकि हम आपको कैविटी जो कि इसका गलेट है वो दिखा पाए। तो यहाँ पर इसकी कैविटी है। एक सेकेंड बच्चों, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर इसकी कैविटी है। तो यहाँ पर जो भी खाना प्रेजेंट होगा, ये जो थाउजेंड सीलियास प्रेजेंट है, वाटर करंट को इस तरफ मूव करवा देंगे और गलेट के अंदर इसका खाना एंटर करवा देंगे और इस तरीके से ये अच्छे से खा पाएगा। ओके बच्चों, क्लियर? ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर आई थिंक हो गया है खत्म। ओके, नहीं हुआ है, एक और बचा है, चलो कर लेते हैं। तो हमारे पास लास्ट वाला बच गया है जो कि है स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ क्या होता है? जैसे कि हमने देखा था सबके नाम थोड़े थोड़े रिलेटेड थे, तो ये स्पोरोजोआ में भी थोड़ा सा ना स्पोर्स का स्टेज बहुत ही ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंस का है। कैसे? कि इनमें स्पोर्स की स्टेज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो दे आर वेरी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही ज़्यादा अलग अलग भांति अलग अलग प्रकार के ये ऑर्गेनिजम्स हैं और क्या कर रहे हैं? दे हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। अगर आपने एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बीमारी जो कि एक मच्छर काटने से होती है, बट उसको मच्छर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक प्रोटोजोआ, उसके बारे में पढ़ा होगा। क्या आपको याद आ रही है वो बीमारी? हाँ जी, मैं मलेरिया की बात कर रही हूँ। तो मलेरिया हमें पता है एक प्रोटोजोआ करता है, मच्छर उसको कैरी करता है। तो उसकी बात चल रही है यहाँ पर। हम जब पढ़ते हैं मलेरिया का लाइफ साइकिल, या फिर अगर आप पढ़ेंगे आगे तो आप पढ़ेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पोर लाइक स्टेज आती है उसमें, जो कि इन्फेक्शियस होती है। मतलब बाकी किसी स्टेज पे वो प्रोटोजोआ इन्फेक्ट नहीं कर सकता है अपने होस्ट को, सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेज पे कर पाएगा। तो वो स्पोर लाइक स्टेज इतनी ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंस की है, इसलिए हम इसको स्पोरोजोन्स बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उसी स्पोर लाइक स्टेज का होगा। ओके, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं द मोस्ट नोटोरियस मतलब सबसे ज़्यादा शैतान या बदनाम है, जो फेमस है बहुत ही ज़्यादा बिकॉज ऑफ देयर बैड डीड्स। वो कौन हो गया? वो हो गया हमारा प्लाज्मोडियम। तो ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है जो हमने स्लाइम मोल्ड में पढ़ा था। यहाँ पे प्लाज्मोडियम एक टाइप का प्रोटोजोआ है। कौन सा? स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ, जो कि मलेरिया कोज करता है, जो मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है और जो मस्कीटो के द्वारा कैरी किया जाता है। ओके बच्चों, तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत सारे इंसानों को मलेरिया कर देता है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया हम लोगों को? आज का सेशन इसी के साथ होता है ख़त्म। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, जिसमें हम फंजाई स्टार्ट कर देंगे। तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। ऑब्वियसली आप देखना उस सेशन को, और उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा लाइक इस वीडियो को, शेयर कर देना, उसी के साथ सब्सक्राइब कर लेना नीट मार्वल्स को। हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।